In today's video, Chemistry Master is presenting one of the most important disconnection and synthesis reaction of current time, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जिसे पिछले कुछ टाइम से कोविड-19 के लिए एक इफेक्टिव ड्रग माना जा रहा है। हम आज उसका इफेक्टिव और इजी डिस्कनेक्शन अप्रोच लेके आए हैं। हमारे एक व्यूअर ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का डिस्कनेक्शन काफ़ी समय पहले पूछा था, पर इसमें प्रीडीन के डिस्कनेक्शन का यूज होना था, जिसे हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया था। इसलिए आज हम इस डिस्कनेक्शन को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे पहले समझे कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज भी कर सकेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो लेक्चर जरूर पसंद आएगा। सो लेट अस बिगिन द डिस्कनेक्शन ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का डिस्कनेक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट होता है, तो व्यूअर्स प्लीज़ कॉपी और पेन साथ में यूज़ करें और इस टॉपिक को समझें। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को गौर से देखें तो आपको इसमें कई सारे फंक्शनल ग्रुप दिखाई देंगे। तो अब आपको जो भी आपने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं रेट्रोसिंथेसिस के, उनको यूज करते हुए मॉलिक्यूल को सिंपल रिएजेंट यानी कि सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज करना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप इस मॉलिक्यूल को सिंपल वे में डिस्कनेक्ट करके इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने राइट टर्मिनल से। अगर राइट टर्मिनल में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक फंक्शनल ग्रुप दिखाई देगा जो कि OH यानी कि अल्कोहल है। अगर आप देखें जिस कार्बन से ये जुड़ा है, अगर उसको आप फर्स्ट कार्बन माने और ये सेकंड कार्बन है अगर, तो इससे जुड़ा हुआ है यहाँ पे नाइट्रोजन यानी कि आपका एमीन जुड़ा है जो कि टर्सरी है। तो अगर आप देखें इन दोनों स्पीसीज के बीच में यहाँ पे 1,2 का रिलेशन है, और आप जानते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा पहला स्टेप यही होगा कि जो आपको यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है इसको आपने ब्रेक करना है। आप ये बॉन्ड भी ब्रेक कर सकते हैं जो कि राइट साइड पे यहाँ दिखाई दे रहा है, या फिर लेफ्ट साइड पे भी बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अल्कोहल की वजह से 1,2 रिलेशन होने की वजह से ये बॉन्ड आपका बहुत ईजिली या रूल्स के अकॉर्डिंग ईजिली ब्रेक हो जाएगा। तो आपका जो पहला डिस्कनेक्शन है वो आपका यहाँ पे होगा, विगली लाइन से आपने शो किया है, और एरो के आप ऊपर लिखा है आपने CN। और जैसे आप बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे तो सिंपली नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज। तो इस तरह से ये आपको मिलेगा सिंथॉन। अब अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के साथ आप सिंपली हाइड्रोजन जोड़ के इसे सेकेंडरी अल्कोहल सेकेंडरी एमीन में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो अल्कोहल है उस अल्कोहल में अगर आप देखें तो इसके फर्स्ट पोजीशन पे यानी जिस कार्बन से आपका OH जुड़ा है उससे सेकंड कार्बन पे यहाँ पे प्लस चार्ज है। और जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो आप क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और आपके पास यहाँ पे इपॉक्सी यानी कि ऑक्सीरेन बन जाएगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आपको एक सिंपल सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल गया जिसे हमने नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पे। और दूसरा जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिला है आपका वो कुछ इस तरह से है। अब इस मॉलिक्यूल को देखें तो ये अभी भी कॉम्प्लेक्स है, आप इसे फर्दर और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप फर्दर डिस्कनेक्ट करने की बात करें तो इस मॉलिक्यूल को आप कैसे डिस्कनेक्ट करेंगे, तो अगर आप देखें यहाँ पे फिर से हम राइट टर्मिनल में जाते हैं तो यहाँ पर सेकेंडरी एमीन है। जब सेकेंडरी एमीन्स होते हैं तो जनरली सेकेंडरी एमीन्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी एमीन को हमेशा आपने क्या करना चाहिए, उनको चेंज करना चाहिए FGI के थ्रू अमाइड में या फिर इमीन्स में। तो यहाँ हमने क्या किया है, FGI के थ्रू इसे अमाइड में चेंज किया है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको जो हमने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देखना चाहिए, ताकि आप समझ जाएंगे कि हमने किस तरह से अमीन को अमाइड में चेंज किया है। तो अमीन को अमाइड में चेंज करने की जरूरत इसलिए पड़ी है यहाँ पे क्योंकि एग्जैक्टली क्या होता है, जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन करते हैं उस कंडीशन में जो आपका यहाँ पर से जो अमीन आप अलग करेंगे, तो जनरली जो अमीन आप अलग करते हैं वो मल्टीपल टाइम रिएक्शन करके आपको अनवांटेड प्रोडक्ट दे सकता है। इस वजह से आपको हमेशा क्या करना चाहिए, जो आपका सेकेंडरी अमीन है उसे हमेशा आपको FGI के थ्रू या तो अमाइड में चेंज करना चाहिए या फिर इमीन में चेंज करना चाहिए। यहाँ हमने अमाइड में इसे चेंज किया हुआ है।
तो जैसे आपने इसको अमाइड में चेंज किया, अब यहाँ पे जो ये डिस्कनेक्शन है, आप यहाँ पे डिस्कनेक्शन शो करेंगे। तो जैसे आप ये डिस्कनेक्शन शो करते हैं तो नाइट्रोजन पे फिर से नेगेटिव आएगा चार्ज, और जो यहाँ पे कार्बन होगा, जो कार्बोनिल कार्बन है, इस पे आएगा प्लस चार्ज। कुछ इस तरह से एरो के ऊपर आपने लिखा है Cn, तो नाइट्रोजन पे आया नेगेटिव चार्ज, उस पर आप सिंपली जोड़ सकते हैं हाइड्रोजन, और जो आपके पास प्लस चार्ज आया उस पर आप सिंपली जोड़ सकते हैं कोई भी नेगेटिव स्पीसीज। तो कुछ इस तरह से हमने दिखाया है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे हमने जोड़ा है हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड ओ के साथ जो है, यानी कि यहाँ पे आपका जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, उसके साथ हमने जोड़ दिया है Cl। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे FGI कर रहे हैं। इस FGI को करने का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे Cl होता है, अगर यहाँ पे Cl ही आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन होगी वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा पॉइंट या कौन से रिएजेंट हैं ऐसे हैं जो आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आपको हमेशा उनको FGI के थ्रू चेंज करना चाहिए किसी और फंक्शनल ग्रुप में। तो यहाँ पे हमने Cl को FGI के थ्रू OH में चेंज कर दिया। और एक और चीज़ आपको याद रखना है, जो हम कई बार बता चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, कि जो भी आप FGI कर रहे हैं सिंथेसिस प्रोसेस में, उसका उल्टा, यानी कि यहाँ हमने RCOCl से COOH यानी कि आपका एसाइल क्लोराइड से कार्बोऑक्सिलिक एसिड बनाया है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के रिएक्शन में ये आपका कार्बोऑक्सिलिक एसिड ये चेंज होना चाहिए इस एसाइल क्लोराइड में। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप FGI नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, इस एसाइल क्लोराइड को कार्बोऑक्सिलिक एसिड में चेंज किया है। ये क्यों चेंज किया, मैं इसका फिर से आपको एग्जाम्पल दूंगा या फिर इसको समझाऊंगा जब हम सिंथेटिक प्रोसेस को करेंगे। अब अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, अगला स्टेप अगर देखें तो अगला डिस्कनेक्शन कहाँ हो सकता है। तो इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के बीच के साथ हम यहाँ पे फिर से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करके। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो रिंग के साथ कार्बन नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, और एक आपका स्ट्रेट चेन के साथ जुड़ा हुआ है। कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको रिंग के साथ बॉन्ड प्रेफरेंस में नहीं तोड़ना चाहिए, यानी कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप रिंग वाला ब्रेक ना करके आपके पास जो एलिफेटिक चेन है आप उसको ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे डिस्कनेक्ट होगा। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि ये भी तो सेकेंडरी अमीन है, क्या हम इसका भी FGI करेंगे। तो अगर आप देखें सेकेंडरी अमीन्स का FGI करना चाहिए, लेकिन उस कंडीशन में जब जो आपकी स्पीसीज है या फिर जो आपकी ग्रुप स्पीसीज यहाँ से निकल रहा है वो बल्कि ना हो। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें ये जो अमीन निकल रहा है आपका, ये 1 डिग्री अमीन निकल रहा है, लेकिन जो यहाँ से ब्रेक होगा, अगर आप यहाँ पे ब्रेक करेंगे कुछ इस तरह से, आपने ब्रेक किया और आपको क्या मिलेगा, इसके बाद सिंथॉन मिलेगा। सिंथॉन इस तरह से मिला है। अगर आप देखें तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया और कार्बन पे आया प्लस चार्ज। अब आप इसको चेंज करेंगे इनके स्पेसिफिक सिंथेटिक इक्विवेलेंट में, एक तो आपको मिल गया यहाँ पे अमीन और दूसरी जगह आपने लगा दिया इसकी जगह Cl। अब आपको देखें तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपका आता है कि अगर आप यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं और जो अमीन आपको मिल रहा है अगर ये काफ़ी ज़्यादा बल्की है तो आपको यहाँ पे FGI करने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में क्या था, यहाँ पे जहाँ पे हमने नंबर 2 लिखा हुआ है, इस केस में अगर आप देखें तो जो ये अमीन है ये आपका 1 डिग्री अमीन है और ये बार बार रिएक्ट करके क्या कर सकता है, यहाँ पे आपको मल्टीपल रिएक्शन दे सकता है, और जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है फॉरवर्ड डायरेक्शन के रिएक्शन में वो आपको नहीं मिलता है, कुछ और प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इसलिए आप हमेशा क्या करेंगे, जो बल्कि अमीन नहीं है उसको आप हमेशा चेंज करेंगे FGI के थ्रू किसी और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में, इमीन या फिर एमाइड में। अगर आपके पास एमीन जो बन रहा है वो बल्कि बन रहा है तो वहाँ आपको FGI करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं जो स्पीसीज आपके पास दो ये बनी है, तो इन दोनों में अगर आप देखें तो एक तो सिंपल आपके पास ये मॉलिक्यूल है जो कि ईजिली आपको लैब में मिल सकता है, जो कि आप फर्दर डिस्कनेक्ट आप नहीं कर सकते। दूसरा जो स्पीसीज है यहाँ पे आपको अगर देखें तो ये है आपका बेंजोपिरिडीन, और जिसपे कि आपको यहाँ पे एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आपके बेंजीन रिंग पे Cl भी जुड़ा हुआ है। तो इस स्पीसीज को तो हम और डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, इसको हमने नंबर 3 इक्विवेलेंट या फिर सिंथेटिक इक्विवेलेंट बताया है। अब इस स्पीच को देखते हैं कि क्या हम इसको और फर्दर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में प्रीडीन का डिस्कनेक्शन शो किया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्रीडीन रिंग को, यानी कि जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस प्रीडीन रिंग को यहाँ पे डिस्कनेक्ट करेंगे। तो प्रीडीन रिंग का डिस्कनेक्शन की जब भी आप बात करते हैं तो यहाँ पे आप डिस्कनेक्शन क्या करेंगे, अगर आपने पिछला वीडियो हमारा प्रीडीन का देखा होगा, जनरली हम क्या कर सकते हैं, अगर प्रीडीन में दोनों टाइप साइड में स्ट्रक्चर
या फिर आप कह सकते हैं इस हेटेरो एटम के दोनों साइड में स्ट्रक्चर अगर एक जैसा हो तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों के दोनों बॉन्ड एक साथ डिस्कनेक्ट कर सकते हैं रिंग का। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तरफ आपके पास सिर्फ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे अगर आप देखें इस नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड जुड़ा है और इस साइड जो स्ट्रक्चर है आपका काफी बल्की स्ट्रक्चर है या फिर आपका बेंजीन रिंग जुड़ा है। जबकि यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी कि जो एक कार्बन है यहाँ पे तीन अलग अलग स्पीसीज और एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। जबकि जो आपका स्ट्रक्चर है ये आपका एक दो तीन ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो आपका यहाँ पे स्पीसीज है, तो आप इसको कहाँ से ब्रेक करेंगे, जहाँ पर से ये इजीली ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। तो रिंग की तरफ से आपको कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए क्योंकि बेंजीन रिंग है, वहाँ से आप ब्रेक नहीं करेंगे। आप इसको राइट साइड से यहाँ पे ब्रेक करेंगे। जैसे आप राइट साइड से ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, दोनों के दोनों बॉन्ड एक साथ ब्रेक कर लेंगे। नाइट्रोजन पे दो नेगेटिव हमने शो किए हैं और कार्बन पे हमने दो प्लस शो किए हैं। नाइट्रोजन पे दो नेगेटिव शो किए हैं इस सिंथोन में, तो आप इसके साथ दो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। और यहाँ पे कार्बन पे दो प्लस है तो इसके साथ आप क्या जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड ओ जोड़ेंगे, यानी कि ऑक्सीजन टू नेगेटिव इसके साथ जोड़ देंगे। एक हाइड्रोजन और होगा यहाँ पे जो कि शो नहीं किया है। अब इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखें तो इसे हम और ज़्यादा डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपका कार्बोनिल स्ट्रक्चर है। तो आप अगर हमारा पुराना वीडियो देखेंगे जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें हम ये कहते हैं कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स को जब आप डिस्कनेक्ट करते हैं तो वो आराम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो ऐसे आप डिस्कनेक्ट करेंगे और जो आपका अल्फा कार्बन होता है उसके साथ हमेशा हाइड्रोजन जुड़ता है और जो आपका बीटा कार्बन होता है उसके साथ हमेशा आपका डबल बॉन्ड ओ जुड़ता है। तो जैसे ही आपने अल्फा बीटा का डिस्कनेक्शन किया तो आपको दो स्पीसीज यहाँ पे मिलेंगी। तो जो पहली स्पीसीज है वो हमने नंबर 4 उसको दिया हुआ है, वो है इथेनल। और दूसरी एक स्पीसीज मिली है जिसमें आपको Cl भी जुड़ा हुआ दिख रहा है, एक अमाइड स्ट्रक्चर भी दिख रहा है और एक एमीन स्ट्रक्चर भी दिख रहा है। तो ये जो स्पीसीज है इसे हम कहते हैं एंथ्रालिन अमाइड। तो ये एंथ्रालिन अमाइड है, ये आपको मार्केट में मिल जाती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। अब हम देखेंगे कि क्या आप इस स्ट्रक्चर को और सिंपली डिस्कनेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी और स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं। तो अगला जो स्टेप है वो हमने किया हुआ है यहाँ पे FGI यानी कि फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन किया है और अमाइड को FGI के थ्रू चेंज कर दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो डिस्कनेक्शन अप्रोच होता है वो हमेशा एक मेंटल अप्रोच, यानी कि जो बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर रहे हैं वो भी आप मेंटली डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ कोई रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। जो आप एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर रहे हैं वहाँ भी आपको कोई रिएक्शन शो करने की जरूरत नहीं है। पर आपको यह पता होना चाहिए कि एक तरह का फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन के द्वारा आपका दूसरा तरह के फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो सकता है। और सिंथेटिक अप्रोच में यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के रिएक्शन में ये जो आपका बाद में मॉलिक्यूल बना है FGI के थ्रू, वो पहले मॉलिक्यूल में चेंज होना ही चाहिए, तभी आपका FGI वैलिड होगा। तो आपके पास जो मॉलिक्यूल नया बना है वो है एंथ्रालिनिक एसिड। अब इस एंथ्रालिनिक एसिड को हम क्या करते हैं, FGI के थ्रू चेंज करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये अगर आप देखें तो इसे हम कहते हैं, अगर आप देखें तो ये आपका अमाइड टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये आपका जो मॉलिक्यूल है, फिफ्थ जो मॉलिक्यूल है, ये आपका चेंज, आपको फिर से आपने क्या किया, FGI किया और एसिड को और एमीन स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है यहाँ पे एनहाइड्राइड स्ट्रक्चर में। और अब इस फिफ्थ मॉलिक्यूल को जो आपको मिला है ये भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है लेकिन कॉस्टली होता है, इसलिए हमने फिर से किया है FGI और FGI के द्वारा इसको फिर से चेंज कर दिया है हमने अगले तरह के स्ट्रक्चर में जो कि है आपका थैलिक एनहाइड्राइड। और थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन आपने कई सारी देखी होंगी। तो ये मॉलिक्यूल जो है जिसको हमने नंबर 6 दिया है, तो ये भी आपका इजीली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन हाउएवर हमने क्या किया है, इसको फिर से FGI करके 7 टाइप के स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया है जिसे आप कहते हैं थैलिक एसिड। और थैलिक एसिड आप जानते हैं कि ये कई सारे रिएक्शन में एज अ इनिशियल रिएक्टेंट या फिर आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में भी कई बार मिलता है। तो हमारे पास जो लास्ट हमने स्ट्रक्चर फॉर्म किया है वो है आपका 4 क्लोरोथैलिक एसिड। तो ये हमने लास्ट सिंथेटिक इक्विवेलेंट की तरह माना है। तो आपके पास कुल मिला के हमने जो आपका हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन था उसको डिफरेंट स्पेसिफिक रिएजेंट्स या फिर आप कह सकते हैं कि उनको हमने डिफरेंट सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज कर दिया है। और अब हम इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट के थ्रू आपका
जो प्रोडक्ट यानी कि जो टारगेट मॉलिक्यूल है यानी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है, हम उसको प्रोड्यूस करेंगे या फिर उसको सिंथेसाइज करेंगे। तो हमारे सिंथेसिस अप्रोच को समझने से पहले या देखने से पहले हमारे न्यू व्यूवर्स या फिर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक भी करें। तो सिंथेटिक अप्रोच में जैसे कि आप जानते हैं, हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स को यूज़ करते हैं और अपने टारगेट मॉलिक्यूल को वापस अचीव करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमेशा जब भी आप सिंथेटिक अप्रोच को करेंगे डिस्कनेक्शन के बाद, तो लास्ट में जो आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिलते हैं आपको वहाँ से शुरू करना होता है, और बीच बीच में जो आपके सिंथेटिक इक्विवेलेंट अलग हुए होते हैं उनको आप उन्हीं सीक्वेंस में ऐड करते जाते हैं। तो जो लास्ट में सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको मिला था, जो रिएजेंट मिला था नंबर 7, यानी कि जो आपका थैलिक एसिड था, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैलिक एसिड को सिंपली आप हीट जब करेंगे, हीट करने पे क्या होता है, वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है, यानी कि एक H और एक OH यहाँ से निकलेगा, वाटर का एलिमिनेशन होगा और वो आपका थैलिक एनहाइड्राइड में चेंज हो जाएगा नंबर 6 के आपके जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है उसमें। इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट को अगर आप यूरिया की प्रेजेंस में या फिर अमोनिया की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ हमने यूरिया लिया हुआ है, तो वो चेंज हो जाता है आपका यहाँ पे नए स्ट्रक्चर में, यानी कि ऑक्सीजन की जगह पे आपका NH आ जाता है। तो यहाँ पे हमने सिंपली इसको सीधे दिखाया हुआ है, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो काफ़ी लंबी है। तो हमने एक्चुअली इस स्टेप को लास्ट में स्लाइड्स के फॉर्म में या फिर लास्ट में हमने रिएक्शन दिखाई है, वहाँ पे दिखा रखा है आपको समझने के लिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है, फॉर द टाइम बिंग आपका एक मॉलिक्यूल यानी कि जो आपका एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल है उसको हमने दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज किया है। तो अगर आप अपना डिस्कनेक्शन अप्रोच देखेंगे, डिस्कनेक्शन अप्रोच में हमने क्या किया था, इस स्ट्रक्चर को सीधे इसमें चेंज किया था FGI के थ्रू। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं उसकी यूरिया के साथ, और यूरिया की प्रेजेंस में आपका एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। और इसकी रिएक्शन को समझने के लिए आपको हमने लास्ट में ये रिएक्शन शो कर रखी कि कैसे यूरिया के साथ रिएक्ट करता है आपका एनहाइड्राइड, आपका दूसरा यानी कि 5th नंबर का प्रोडक्ट देने के लिए। इसके बाद आप इसकी रिएक्शन KOH के साथ करेंगे और Br2 के साथ, यानी KOH और Br2 की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगी तो जो आपका यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो आपका चेंज हो जाता है आपके नए स्ट्रक्चर में या दूसरे स्ट्रक्चर में, जिसे हम कहते हैं एंथ्रालिनिक एसिड। तो ये एंथ्रालिनिक एसिड भी इसमें चेंज हो जा रहा है। ये रिएक्शन भी काफ़ी लंबी रिएक्शन है, जिसलिए हमने इसको यहाँ पे शो नहीं किया है। इसका डिस्क्रिप्शन या फिर इसका जो पूरी रिएक्शन है हमने फिर से लास्ट में शो कर रखी है, जो कि आप लास्ट में देखेंगे। तो अब यहाँ पे आपके पास बन गया है एसिडिक स्ट्रक्चर, जिसको कि आपने FGI के थ्रू प्रोड्यूस किया था। तो जब आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो अमोनिया का काम होता है जो एज अ बेस की तरह ये काम करता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर पे या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे कम होती है वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर आप देखें तो यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जो कार्बन होगा, कार्बोनिल कार्बन, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इन टर्न आपका OH निकल जाएगा। OH बन के जाएगा नेगेटिव, कार्बन पे आएगा प्लस, इस कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन पे भी यहाँ पे प्लस आएगा, तो हम इसका हाइड्रोजन हटा देंगे तो नाइट्रोजन हो जाएगा न्यूट्रल, और आपका यहाँ पे CONH2 स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी कि आपका अमाइड बन जाएगा, और OH और यहाँ से एक H निकल के आपका वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो आपका जो एंथ्रालिनिक एसिड था वो अब चेंज हो जाएगा एंथ्रालिन अमाइड में। अब इस एंथ्रालिन अमाइड की रिएक्शन आप अगला जो स्ट्रक्चर आपका अलग हुआ था, यानी कि यहाँ से आपका क्या अलग हुआ था, यहाँ से हमारा अलग हुआ था एक और स्ट्रक्चर, या फिर अगला जो आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमने इसके साथ में था वो था इथेनॉल। तो इथेनॉल की आप क्या करेंगे, आप इथेनॉल की रिएक्शन कराएंगे इस स्ट्रक्चर यानी कि एंथ्रालिनिक अमाइड से। तो एंथ्रालिनिक अमाइड के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी, लेकिन उस रिएक्शन से पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बेस की प्रेजेंस में इस इथेनॉल की रिएक्शन करानी होगी। तो जब भी बेस की प्रेजेंस में आप कार्बोनिल रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, जनरली अगर आपके पास अल्फा कार्बन प्रेजेंट होता है किसी कार्बोनिल के पास, तो अल्फा कार्बन में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, तो वो ईजिली हाइड्रोजन लिबरेट कर देते हैं, यानी कि H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से ETOH अलग हो जाएगा, और आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा इस अल्फा पोजीशन पे। तो ये अल्फा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आया, तो यहाँ से जो आपका एंथ्रालिनिक अमाइड है वो अब आके इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज यानी कि ये आपके पास कह सकते हैं एक आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन पे, और इन टर्न कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड आपका
बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव और ये स्ट्रक्चर आपका यहाँ जाके जुड़ जाएगा। आपको इस तरह से हमने दिखाया। तो ये स्ट्रक्चर जो है आपका डबल बॉन्ड ओ के साथ अल्फा कार्बन जो है वो ये रहा, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो इस तरफ था हमने इसको लेफ्ट साइड की तरफ सेंड कर दिया नेगेटिव चार्ज के साथ, और बॉन्ड बन गया है यहाँ पे इन दोनों के अल्फा और बीटा के बीच में। तो यहाँ पे आपका बॉन्ड बन गया है। अगले स्टेप में जो इस बेस के साथ H प्लस था वो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और ये इसको अल्कोहल में चेंज कर देगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे जो अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन होता है वो हम जानते हैं कि एसिडिक होता है, वो यहाँ से H निकल जाएगा और OH यहाँ से निकलेगा, तो वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा और आपका डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। अब इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल का जो मॉलिक्यूल है, अब इसमें क्या होता है, जो आपका यहाँ पे नाइट्रोजन दिखा रखा है यानी कि एनिलीन का जो स्ट्रक्चर है आपके पास यहाँ पे, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस कार्बन पे यानी कि कार्बोनिल कार्बन पे, और इन टर्न आपका कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन ने जिसके साथ बॉन्ड बनाया तो नाइट्रोजन पे आया प्लस चार्ज, नाइट्रोजन अपना हाइड्रोजन छोड़ देगा, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के OH बना देगा और यहाँ पे NH रह जाएगा। तो आपके पास ये मॉलिक्यूल अब बनेगा। इसके अगले स्टेप में अब क्या होता है, वाटर का एलिमिनेशन होता है, यानी कि यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से आपका H निकलेगा, तो आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और आपका यहाँ पे पिरिडीन स्ट्रक्चर वापस मिल जाएगा, यानी कि जो आपका रिंग ब्रेक हुआ था वो आपका पिरिडीन स्ट्रक्चर वापस मिल गया है। अब अगले स्टेप में क्या है, जो आपकी एलिफेटिक चेन थी, जो रिंग से जुड़ी हुई चेन थी, अब आप उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम जो ऐड करेंगे वो आपका जो थर्ड स्पीसीज था, यानी कि जो आपका तीसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट था उसको यूज किया था। और आप जानते हैं कि जो तीसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट था उसमें हमने यहाँ पे पहले Cl था लेकिन उसको OH में चेंज किया था एज अ FgI के फॉर्म में, यानी कि FgI के थ्रू हमने इसको OH में चेंज किया था Cl से। तो वहाँ उसको करने का फायदा यहाँ पे ये है कि अगर मान लो कि यहाँ पे Cl होता तो क्या होता, Cl होता तो ये आपका जो H है ये इजिली यहाँ पे रिएक्शन अटैक करता, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करता और ये OH यहाँ से निकल जाता और आपका अमाइड स्ट्रक्चर बनता। जबकि आपकी जो रिएक्शन होनी है उसकी ये जो स्ट्रक्चर के अनुसार वो इस पोजीशन पे होनी है, यहाँ का Cl निकलना है। तो इसलिए क्या है, आपने इसको चेंज किया है, अल्कोहल जो Cl था Cl की जगह आपने इसको OH में चेंज कर दिया। और हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, वो हाइड्रोजन छोड़ देते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन होगा यहाँ पे रेजोनेंस में आने की वजह से नेगेटिव चार्ज, तो और ये जो डबल बॉन्ड होगा कभी इधर शिफ्ट हो जाएगा कभी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए ये NH2 यहाँ रिएक्ट ना करके आपका रिएक्ट करेगा इस कार्बन पे जिसके साथ Cl जुड़ा है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आपके यहाँ कार्बन पे जिससे Cl जुड़ा है और यहाँ पर से क्लोरीन निकल जाता है। तो जैसे क्लोरीन निकला तो आपका नाइट्रोजन यहाँ जाके जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, हाइड्रोजन आप हटा देंगे तो HCl आपका निकल जाएगा। HCl यहाँ पे निकला हुआ हमने दिखाया, Cl ये है, H यहाँ से निकलेगा और NH आके जुड़ जाएगा आपके इस सेकेंडरी कार्बन से, और ये रिंग आपका ये दिखाई दिया। तो रिंग के साथ NH है और ये बाकी रिंग इसके स्ट्रक्चर्स के साथ जुड़ गया है। अगले स्टेप में आपने क्या किया था, FgI के थ्रू Cl को OH में चेंज किया था, या जो आपका एसाइल क्लोराइड था उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज किया था। अब आपको वापस उसकी जगह Cl लाना होगा। तो SOCl2 या PCl5 PCl3 के साथ आप रिएक्शन करते हैं तो आपका जो ये स्ट्रक्चर है आपका RCOOH वो RCOCl में चेंज हो जाता है। इस रिएक्शन को समझने के लिए कि कैसे आप COOH को COCl में चेंज कर सकते हैं, आपको लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जो कि हमारा पुराना वीडियो है, आप उसको देखकर समझ सकते हैं। अब अगले स्टेप में यहाँ पे जो Cl है आप इसके साथ इस रिएक्शन कराएंगे किसकी, जो आपका सेकंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट यानी कि आपका प्राइमरी अमीन अलग हुआ था। तो ये प्राइमरी अमीन हमने अलग किया था, याद अगर होगा तो आपको कि अमाइड में चेंज करके किया था, यानी कि पहले ये ऐड जब होगा यहाँ पे तो अमाइड के फॉर्म में ऐड होगा। तो डबल बॉन्ड जो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करते हैं इस कार्बोनिल सेंटर पे और आपका Cl यहाँ से निकल जाता है, Cl निकलेगा और आपका यहाँ पर जो नाइट्रोजन है जाके ऐड हो जाएगा, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा लेकिन ये हाइड्रोजन डोनेट करके नाइट्रोजन NH के फॉर्म में न्यूट्रल हो जाएगा और HCl आपका निकल जाएगा। तो NH जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपका जाके ऐड हो गया, ये एमीन स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी एमीन आपका अमाइड में चेंज हो गया है। अमाइड में आपने चेंज किया था, याद है आपको कि
अमाइड में हमने किस लिए चेंज किया था, ताकि आपकी जो फर्दर रिएक्शन है या और ज़्यादा रिएक्शन ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल जो हो जाता है थोड़ा सा बल्की हो जाता है। तो अब आपने इस अमाइड को वापस इसको सेकेंडरी अमीन में चेंज करना होगा। सेकेंडरी अमीन में चेंज करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ को आपने रिड्यूस करना होगा। तो यहाँ पे आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। जनरली अमाइड को रिड्यूस करने के लिए कई सारे रिएजेंट होते हैं, लेकिन आपको समझना होगा हर तरह का रिएजेंट आप यूज नहीं कर सकते। LiAlH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक वर्सटाइल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो यहाँ पे यूज करेंगे और डबल बॉन्ड ओ आपका रिड्यूस होकर यहाँ पे आपको सेकेंडरी अमीन दे देगा। अब इस सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन आप कराएंगे फर्स्ट सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो आपका अलग हुआ था, यानी कि इपॉक्साइड या फिर ऑक्सीडेन के साथ। तो हम जानते हैं कि जो ऑक्सीडेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। इसके समझने के लिए आप लिंक में हमारा एक वीडियो फिर से हमने शेयर किया हुआ है, आप उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ से नाइट्रोजन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जाके अटैक करेंगे इस कार्बन पे, जो कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड में जो है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट होगा तो आपका ये जो स्ट्रेंड मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने डोनेट किया और यहाँ के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो गए, कुछ इस तरह से। तो आपका जो नाइट्रोजन है वो जाके ऐड हो जाएगा इस कार्बन से, और उसके बाद आपका ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया तो नाइट्रोजन पे यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे के चले जाएगा, तो नाइट्रोजन फिर से न्यूट्रल हो जाएगा और ये H जाके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से, और यहाँ पे आपका बन जाएगा OH वापस, यानी कि जो आपका हाइड्रो ऑक्सी क्लोरोक्वीन है वो आपको वापस मिल जाएगा। एक और चीज़ है यहाँ पे, आप ये भी कह सकते हैं कि इस अमीन ने क्यों नहीं रिएक्ट किया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये भी सेकेंडरी अमीन है, और सेकेंडरी अमीन बहुत अच्छे बेस होते हैं, लेकिन बहुत बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये ईजिली रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से आपका ये स्ट्रक्चर जाकर रिएक्ट करता है और आपका हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन मॉलिक्यूल एज अ प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। तो आपने देखा कि कैसे आप ईजिली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बना सकते हैं अपने सिंपल मॉलिक्यूल से। लेकिन डिस्कनेक्शन के लिए आपको हमारे जितने भी पुराने वीडियो देख हमने बनाए हुए हैं, आप उनको अगर देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली ये चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे डिस्कनेक्शन करना है, कहाँ पे डिस्कनेक्शन करना है, कौन से डिस्कनेक्शन फेवरेबल होंगे, कौन से डिस्कनेक्शन फेवरेबल नहीं होंगे। इन सारे कॉन्सेप्ट को आप हमारे वीडियोज़ को देख के समझ सकते हैं। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चंस में या फिर किसी भी तरह के मॉलिक्यूल में, तो आप हमको कमेंट्स में और मे भी हमारे जो मेल आईडी है उसमें वो आप क्वेश्चंस हमको सेंड कर सकते हैं। अब कुछ जो हमारी जो रिएक्शंस थी जो हमने मेन मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में नहीं दिखाई थी, वो हमने यहाँ पे दिखा रखी हैं ताकि आप उनको ईजिली समझ सकें। वहाँ हमने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि रिएक्शन बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हाउएवर हमने इनको यहाँ दिखाया हुआ है। तो जो हमारा सिक्स्थ मॉलिक्यूल था, यानी कि जो आपका थैलिक एनहाइड्राइड था, उससे जो आपका फिफ्थ मॉलिक्यूल है उसको आपने जो बनाया हुआ है वो, या फिर आपने जो हमने स्टेप दिखाया था यूरिया के साथ रिएक्शन का, जो एक स्टेप में हमने दिखाया था, हाउएवर वो 3 स्टेप या 4 स्टेप की रिएक्शन है जो कि हमने यहाँ पे दिखाई हुई है कि कैसे आप सिक्स्थ मॉलिक्यूल को, यानी कि जो आपका थैलिक एनहाइड्राइड है, उसको फिफ्थ मॉलिक्यूल में चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। और उसके बाद जो आपका फिफ्थ मॉलिक्यूल था उसके थ्रू आप कैसे इसको चेंज कर सकते हैं अपने एंथ्रेलिनिक एसिड के फॉर्म में, उस वो भी हमने एक स्टेप में दिखाया था, लेकिन उसकी रिएक्शन अगर आप देखें तो नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें हैं, इसलिए हमने इस रिएक्शन को यहाँ पे अलग से दिखाया हुआ है। आप इन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट्स में और मे बी आप हमको मेल करके इनका आंसर आप हमसे ले सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल के डिस्कनेक्शन और आपने सिंथेसिस देखा कि कैसे आप कोविड-19 के एक प्रोबेबल और पॉसिबल आप कह सकते हैं रेमेडी को हमने पहले डिस्कनेक्ट किया और उसको फिर से सिंथेसाइज किया। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस पे कमेंट कीजिए और इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर टुडेज वीडियो।